एडमिशन हो गया तो हॉस्टल में तो रह नहीं सकते थे, तो दादाजी ने भैंसों का जो तबेला था उसको उखाड़ के शहर में एक जमीन ले लिया, वो भी शहर के बाहर खेत में, उधर एक झोपड़ी डाल दिया और हम लोगों को हुआ कि घर से चावल लाओ, दाल लाओ, जलावन की लकड़ी लाओ, वो हम साइकिल पर लेके आते थे, लकड़ी के चूल्हा पे खुद खाना बनाते थे और फिर स्कूल जाते थे। दूर का एक मामू IIT खड़गपुर से पढ़ा है और उधर जाने के लिए बहुत खोपड़ी चाहिए और सबसे पीछे का रैंक लेके भी घुस गया ना तो लाइफ सेट। सो माई सेल्फ एंड अमित बोथ वेर गुड इन मैथमेटिक्स, तो हम लोगों ने एक तरीके से एक्सपायर किया IIT में लास्ट रैंक लेके घुसने का। हमने बेतिया से ही तैयारी की एंड टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ MJK कॉलेज से 12 करके अच्छा IIT पहुंचने वाले शायद हम लोग फर्स्ट और लास्ट हैं। मेरा भी सिलेक्शन हुआ, मैं 600 रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ और अमित बिल्कुल लास्ट रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ। जिस मेस में हम खाते हैं उसी मेस में जय ईरानी का लड़का भी खाता है, बिल्कुल। तो वो जो इक्वलिटी की फीलिंग आती है, बेतिया में ऐसा नहीं था। गांव में हमको कभी लगा नहीं कि हम गरीब हैं, बट केयर हाई स्कूल में लगता था क्योंकि कुछ बच्चे 4 व्हीलर पे आते थे, कुछ मोटरसाइकिल पे छोड़े जाते थे, कुछ साइकिल रिक्शा पे आते थे, कुछ के पास अपने लाल रंग की छोटी वाली साइकिल होती थी और हम लोग पैदल वाले थे। तो डिस्क्रिमिनेशन है, कोई मलाई खा के आ रहा है, कोई खिचड़ी खा के आ रहा है, लेकिन IIT में एवरीबॉडी इज ईटिंग सेम फूड। लेकिन LLB जो ग्रेजुएशन है ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो क्यों? क्योंकि लॉ समझने के लिए आपकी मानसिक परिपक्वता ज्यादा चाहिए। भारत में 1960 के पहले जो बेस्ट ब्रेन होता था वो लॉ ही पढ़ता था, बैरिस्ट्री पढ़ने जाता था। अम्बेडकर जी से लेकर नेहरू से सारे लोग ये 60 के बाद 60 से लेकर 2000 तक रहा कि सबसे पीछे वाले लोग जाने लगे और थोड़ा मामला खराब हो गया। ईयर 2000 से मैं केयर हाई स्कूल में एक स्कॉलरशिप देता हूँ, तो एजुकेशन से मैं जुड़ा रहा। फिर था कि एक स्कूल खोलना है, तो सरकारी तंत्र में रहते हुए तो ये संभव नहीं है, ना आपके पास पैसा होगा ना आप खोल पाएंगे, पैसा तो चाहिए। तो यदि मैं प्राइवेट सेक्टर में आता हूँ और जो काम सरकारी तंत्र में कर रहा हूँ यही काम उधर करता हूँ तो ज्यादा मुद्रा मिलेगा। फिर आप अपने जो हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, लाइफ में जो करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। तो इसलिए हमने लॉ। जी सर, USA में LLM करने का अनुभव कैसा था? वहाँ की शिक्षा और इंडिया के बीच अंतर क्या है? मुझे लगता है ये जो कंपटीशन वाला माहौल है इसने जॉय ऑफ लर्निंग को खत्म कर दिया। आप जब भी इंडियन ऑथर की किताब और अमेरिकन ऑथर की किताब कंपेयर करें सेम सब्जेक्ट पे, तो अमेरिकन ऑथर की किताब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है और स्लोली कंसेप्ट को डेवलप करता है जो आपको समझ में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हर चीज घूम फिर के कंपटीशन पे आ जाती है। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि मैं IIT कानपुर गया था। वहां पे सोफान आश्रम जो NGO चलता है SC वर्मा सर का, SC वर्मा सर से मिला और कैसे आज के टाइम में बच्चे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजों पे बात हुई, उनके जीवन के बारे में भी बात हुई, जो पॉडकास्ट कुछ दिनों के बाद आएगा क्योंकि उसके लिए मैं स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ। अभी हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी IIT कानपुर से ही पढ़ के निकले हैं। इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये चंपारण के एक छोटे से गांव से कैसे IIT कानपुर जाते हैं, फिर IIT कानपुर के बाद फिर ये सिविल सर्विसेज में जाते हैं, फिर भी मन नहीं भरता है। जैसे बोलते हैं ना कि हम बिहारी होते हैं, हमेशा कुछ ज्यादा के इच्छुक होते हैं। फिर ये लॉ करते हैं, फिर LLM करते हैं अमेरिका जाके, और अभी ये GST डिपार्टमेंट में एज ए जज नियुक्त हुए हैं। तो ये काफी लंबी जर्नी रही है। तो इसी पे बात करने के लिए मैं हूँ आज प्रमोद कुमार राय जी के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर सबसे पहले आप ये बताइए आपका बचपन कैसा रहा? पश्चिमी चंपारण का एक प्रखंड है बैरिया जी, जो गंडक का दियारा क्षेत्र है और वहीं हमारा बचपन बीता। और उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, हमारा जो प्राथमिक विद्यालय था सूरजपुर, उसमें 2 कमरे थे, 5वीं तक की पढ़ाई होती थी और टीचर 3 थे जी। तो 2 कमरे में 5 क्लास को बिठाना, एक कमरे में 3 क्लास बैठता था, एक कमरे में 2 क्लास बैठता था। भोजपुरी में पढ़ाई होती है और
जिस जमाने की मैं बात करूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे प्रताड़ित किया गया, जी लेकिन ऐसा ही कल्चर था। घर पे पढ़ने का कल्चर नहीं था। हम लोग घर का सारा काम करते थे और उसके बाद फिर विद्यालय जाते थे। जो भी पढ़ाई करनी है विद्यालय में पढ़ना है और फिर विद्यालय से घर आना है। एक ऐसा वाकया हुआ कि मुझे एक माने आदत थी, मैं बोलता हूँ कि गंदी आदत, जो वास्तव में अच्छी आदत थी। मैं किताब का प्रथम पेज से अंतिम पेज तक पढ़ता था, कोई पेज छोड़ता नहीं था, कवर पेज भी पढ़ता था। तो कक्षा 2 में था और उसमें हमने कुछ पढ़ा जो नॉर्मली चैप्टर के बाद प्रश्न रहते थे और उसके बाद भी रहता था कि क्या ऐसा तुमने कभी सोचा है। जी बिल्कुल। थोड़ा वो एडवांस चीज होता था, या आओ इन्हें भी करके देखें। वो एक तरीके से अगले क्लास के लिए इनिशिएशन होता था। तो वहाँ एक महिला शिक्षक थी, तो मैंने उनसे उससे संबंधित कुछ पूछा और उन्होंने बोला कि ये पढ़ना नहीं है, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है। तो मैंने बोला कि जब पढ़ेगा नहीं है तो किताब में देले का है बा, जब पढ़ना नहीं है तो किताब में क्यों दिया। तो उन्होंने हमको एक तमाचा लगा दिया और मैं जाके ग्रैंडफादर के पास धरना दे दिया कि नहीं ये टीचर मैंने ये पूछा मारा, मैं तो इस स्कूल में पढ़ूंगा जी। तो पखनाहा करके एक है, वहाँ मिडिल स्कूल था, वहाँ हमने क्लास 3 से 6 की, तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। तो सवेरे हम लोग मवेशी को खिलाते थे। घर के जो काम है, जैसे गन्ना लगाया जा रहा है जी, तो उसमें गन्ने का पीस पीस काटना वो हम लोग करेंगे, उसके ट्रेंच में उसको डालना ये हम लोग करेंगे। रोपनी के टाइम में आप उसका जो सिंचाई करेंगे, हाँ जो बिया है जी, बिया धोएंगे, उसको खेत में उसको फैलाएंगे और फिर आप 10 बजे स्कूल चले गए, छुट्टी हो गई, छुट्टी के बाद घर आ गए। शाम में भैंस को लेके हम लोग हमेशा गंडक में धोने जाते थे। तो इस तरीके से कई बार मुझे मेरे जो साथी हैं बोलते हैं कि बड़ा कठिन समय बीता है और तुमने बड़ा परिश्रम किया, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे तो लगता है कि बचपन बड़ा आनंददायक था और इसका एक कारण ये भी है, आदमी हमेशा तुलना करते रहता है जी। तो मेरे आसपास के गांव में ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो ये काम नहीं करता था। तो मेरे से बेहतर स्थिति में कोई नहीं था और मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे साथ के जितने बच्चे थे सब 7th 8th में ड्रॉप आउट है। अच्छा। तो हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ने दिया, स्कूल से विड्रॉ नहीं किया, तो मैं तो प्रिविलेज्ड हूँ। तो इस तरीके से हमारा वहाँ बचपन भी था। और 7th to 10th मैं बेतिया केयर हाई स्कूल में पढ़ा जी, जहाँ के प्रोडक्ट मनोज बाजपेयी जी, संजय जायसवाल हैं जी। तो हमारे गांव में हमें केयर हाई स्कूल एग्जिस्ट करता है ये पता नहीं था जी। तो हमारी वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। 6th में जब मैं था तो मुझे एक तो स्कॉलरशिप मिला हुआ था, नेशनल रूरल स्कॉलरशिप जी, उसमें 100 रुपीज प्रति माह छात्रवृत्ति मिलती है। उसके पहले भी मुझे स्कॉलरशिप मिला था। तो मेरे साथ का एक और लड़का था विकास, उसके पिताजी जूनियर इंजीनियर थे। तो उसने से एक दिन बोला कि अब हम यहाँ ना पढ़े, अच्छा, अब हम कियार में पढ़े। हाँ। तो और उसने कियार का बड़ा महिमा मंडन किया कि बड़ा अच्छा स्कूल है, लाल रंग की बिल्डिंग है, रंगीन मछली है, सारी चीजें। और फिर हमने भी जिद किया कि अच्छा अब हम कियार में पढ़ेंगे, हम भी कियार में पढ़ेंगे और उसका फॉर्म भरा गया। हमने और विकास ने साथ साथ जाके टेस्ट दिया। मेरे मित्र का नहीं हुआ उसमें और मेरा हो गया। अच्छा। और फिर उसका एक अगला संघर्ष है उसमें एडमिशन का, क्योंकि जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें कोई भी जो ग्रामीण परिवार है, साधन सीमित है और उनके प्रयोग असीमित है। तो साधन जब सीमित है तो वो जद्दोजहद रहता है। तो ये हो गया था कि ये प्राइवेट स्कूल है और इसमें बहुत खर्चा आएगा, तो इसमें एडमिशन कराना ठीक नहीं रहेगा। और चूंकि मुझे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली हुई थी तो उसमें था कि राज हाई स्कूल जो सरकारी विद्यालय था कि उसमें आप पढ़िए, उसके हॉस्टल में रहिए। क्योंकि गांव का जो स्कूल था वो 8th तक था, 8वां तक। तो 9th 10th के लिए वैसे भी आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना था।
तो ये था कि आप राज हाई स्कूल चले जाइए और उसके हॉस्टल का चार्ज था 60 रुपीज पर मंथ। तो 100 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगा, उससे काम चल जाएगा, घर का पैसा नहीं लगेगा। आप केआर में जाते हैं जो एक प्राइवेट स्कूल है, तो घर का पैसा लगेगा। लेकिन मेरे मन में बाल हट, रंगीन मछली और लाल रंग की बिल्डिंग, और टेस्ट देने जब मैं गया था तो स्कूल देखा था बहुत बेहतरीन, फूल पत्ती लगे हुए थे और एकदम चकाचौंध। तो मैंने दादाजी के सामने, क्योंकि ग्रामीण घर में दादाजी होते हैं, मैंने एकदम धरना कर दिया, सारे टेंट्रम्स। तो वो बड़े डिप्लोमेटिक थे, उन्होंने पैसे वैसे की बात नहीं की, बोले कि हो गई बा फाइनली। हम बोले अभी इंटरव्यू बाकी है। तो बोला फिर इंटरव्यू दे के आओ। तो मैं इंटरव्यू देने गया, और इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू नहीं था, वो ये देखना चाहते थे कि यही बच्चा टेस्ट दिया है कि कोई और दिया है। तो उन्होंने हैंडराइटिंग मैच कराया और बोला कि ठीक है, हम तुमको अपने स्कूल में रख लेगा। इंग्लिश तो चौपट है, लेकिन मैथ्स में पूरे टेस्ट में टॉप किया है। मैथ्स मेरी बड़ी अच्छी थी, और आज भी मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे लगता है कि उस गणित की ही देन है कि मैं यहाँ हूँ। तो बोला रख लेगा, और मैंने जैसे सरस्वती निवास करे, घर से करीब करीब था कि एडमिशन नहीं कराना है। तो मैंने हेडमास्टर से पूछ दिया, क्रिश्चियन स्कूल है, फादर बोलते थे कि फादर आप बोलते हैं रख लेगा, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि एडमिशन नहीं कराना है। तो बोला क्यों? तो मैंने बोला, बोलते हैं प्राइवेट स्कूल है, बहुत महंगा है। बोला कौन बोला प्राइवेट स्कूल है? ये तो गवर्नमेंट फंडेड माइनॉरिटी स्कूल है, ट्यूशन फी 0, कोई मंथली फी नहीं है, बाहर रहो पढ़ो। हाँ, इधर हॉस्टल में रहेगा तो 350 पर मंथ, जो हम लोग के रीच के बाहर था। और मैं बोला मुझे तो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली हुई है। तो बोला वो भी मिलेगा, लेकिन 1/4। उसका रूल था, जिला स्कूल में आप पढ़ेंगे तो 100%, और जिला स्कूल में डे स्कॉलर हो जाएंगे तो 50%, एनी अदर गवर्नमेंट स्कूल 25%, प्राइवेट स्कूल में 0। तो बोला ये एनी अदर गवर्नमेंट स्कूल कैटेगरी में आपको 25 रुपये पर मंथ मिलेगा। और फिर हमने वो थोड़ा जद्दोजहद किया और फाइनली उसमें एडमिशन हो गया। तो इस तरीके, और वहाँ भी अच्छा एडमिशन हो गया, तो हॉस्टल में तो रह नहीं सकते थे। तो दादाजी ने भैंसों का जो तबेला था उसको उखाड़ के शहर में एक जमीन ले लिया, वही शहर के बाहर खेत में, उधर एक झोपड़ी डाल दिया। और हम लोगों को हुआ कि घर से चावल लाओ, दाल लाओ, जलावन की लकड़ी लाओ, वो हम साइकिल पर लेके आते थे, लकड़ी के चूल्हा पे खुद खाना बनाते थे और फिर स्कूल जाते थे। कहीं ना कहीं पढ़ाई का महत्व दादाजी को भी पता था। हाँ, बिल्कुल। चंपारण जैसे क्षेत्र से निकलकर बड़ा सपना देखने का साहस, जैसे आप बता रहे हैं कि बचपन में ही आ गया था, तो क्या कभी आगे चल के ऐसा लगा कि बहुत बड़ा सपना ही देख लिए हैं, लगता है मैनेज नहीं हो पाएगा? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जी। मुझे लगता है कि ये प्रारब्ध का हिस्सा है। बोलते हैं ना कि गॉड प्लान, खुश नसीब, हाँ गॉड प्लान है, या खुश नसीब हादसे हुआ करते हैं टाइप से। बिल्कुल। जैसे केआर एग्जिस्ट करता है, ये मुझे एक्सीडेंटली पता चला। केआर में पढ़ते हुए, बेतिया का बेस्ट स्कूल था, लेकिन केआर में किसी को आईआईटी के बारे में मालूम नहीं था जी। और वो व्हाट्सएप का जमाना नहीं था। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आईआईटी नाम की कोई संस्था है जिसकी हम लोग तैयारी करेंगे? तो हम लोग ये समझते थे कि गणित में अच्छे हैं तो इंजीनियरिंग वगैरह में शायद हो जाना चाहिए, और टारगेट ऐसा ही था, आईआईटी वगैरह नहीं था। लेकिन हर एक बिहारी को और कुछ मालूम हो या ना हो, आईएएस आईपीएस मालूम होता है। और उसका एक कारण ये भी है कि जहाँ मैं रहता था, आज का आईटीआई कॉलोनी है बेतिया, वहाँ से केआर स्कूल जब हम जाते थे तो रोड के बाएं किनारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बंगलो, उधर एक चमकता हुआ बोर्ड आईएएस लिखा हुआ है, और राइट साइड में जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस का बोर्ड। तो आईएएस आईपीएस मालूम है। 1988 में सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, और शायद पहली बार एक बिहारी टॉप किया, अमीर सुभानी। अच्छा। जो अभी बिहार के चीफ सेक्रेटरी थे, शायद हाल ही में रिटायर किए। तो वो टॉप किए, और चूंकि बिहारी टॉप किया
तो वो उसकी थोड़ी धूम ज्यादा थी, हर जगह मैगजीन वगैरह मिल रहा था। और हम लोग एक टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब था वो 10th बेसिस पे मिलता था। अब 12 कर दिया है, पहले 10th। अब बैंक के क्लर्क, रेलवे के टीटी, गार्ड, ये सारे 10th पास बन सकते। तो जो यहाँ का माहौल था, हमारे एक चाचा हैं, वो बोलते थे कि जो सरकारी नौकरी मिले पहले लपक लो और फिर बाद में पढ़ते रहो, छोड़ना नहीं है। तो ये था कि 10th के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है। तो जहाँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की किताबें बिकते रहती हैं, मैं उधर घूम रहा था। फिर ये मैगजीन देख गया, आईएएस टॉपर टॉक्स टू यू, और अंग्रेजी आती नहीं थी, तो हमने टसन में अंग्रेजी मैगजीन खींची, उसके पन्ने पलटे, अंदर में टॉप 20 का नाम था। टॉप 20 में 12 बच्चे आईआईटी कानपुर के थे, और मुझे संस्था का नाम कभी सुना हुआ नहीं था। जेएनयू मैंने सुन रखा था, 2 बच्चा, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज सुन रखा था, 1 बच्चा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1 बच्चा। तो मैं सोचूं कि ये कौन सा टॉप कॉलेज है कि टॉप 20 में 12 एक ही कॉलेज के, और बाकी 8 में पूरा हिंदुस्तान। और मैं कैसा कुक पंडू कि मुझे मालूम नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक और ताजुब होता था, डिस्टेंस वाइज बेतिया से सबसे क्लोजेस्ट था कानपुर, बगल का कॉलेज अपने को नहीं मालूम। तो ऐसे ही फिर स्कूल गया, वहाँ अमित मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने चर्चा की कि तुमको मालूम है ये किस चिड़िया का नाम है आईआईटी कानपुर? तो वो बोला कि हाँ हाँ मालूम है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, पूरे इंडिया में 5 है, और मेरा दूर का एक मामू आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा है, और उधर जाने के लिए बहुत खोपड़ी चाहिए, और सबसे पीछे का रैंक लेके भी घुस गया ना तो लाइफ सेट। सो माई सेल्फ एंड अमित बोथ वर गुड इन मैथमेटिक्स। तो हम लोगों ने एक तरीके से कंस्पायर किया आईआईटी में लास्ट रैंक लेके घुसने का। एंड फिर वो जद्दोजहद एक अलग कॉमेडी जर्नी है। हमने बेतिया से ही तैयारी की, एंड टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एमजेके कॉलेज से 12 करके अच्छा आईआईटी पहुंचने वाले शायद हम लोग फर्स्ट और लास्ट हैं। मेरा भी सिलेक्शन हुआ, मैं 600 रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ, और अमित बिल्कुल लास्ट रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ। जी। और चंपारण की मिट्टी ने आपको क्या सिखाया इस जर्नी में? मेहनत। हाँ, नहीं, आप जहां से बिलोंग करते हैं जी, उसका इम्पैक्ट तो होता ही होता है। आप अपने रूट से दूर नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं उसमें रूट्स का योगदान है। अहम योगदान है जी। जैसे मान लीजिए कि मैं लंदन में पैदा हुआ रहता, तो ना भोजपुरी बोल पाता, न ये एक्सेंट होती, ठीक है। मैं टाटा फैमिली में होता तो सिविल सर्विसेज में कभी नहीं गया होता। तो चंपारण है, चंपारण की अपनी समस्याएं हैं, यहाँ का अपना स्ट्रगल है। यहाँ पे हमको क्या मिला, फायर इन बेली, मैंने कुछ करने की जो आग, जिद है। जी। और जो पॉवर्टी वाला इलाका है ना, देखिए कई मायने में वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जैसे हम गांव में थे तो हवाई जहाज ऊपर से उड़ के जा रहा है, तो आपस में बात होगा, तो बोले का हो मैं चढ़े के कब मौका मिली, तो उसका एक ही जवाब था, पढ़ोगे तो चढ़ोगे। और फिर कोई बोलेगा कि देखो एक ऐसा मशीन आ गया है जो ठंडा में ठंडा नहीं लगता है, गर्मी में गर्मी नहीं लगता है, तो ऐसा मशीन का सुख हम लोग भोग पाएंगे? तो फिर जवाब वही है, पढ़ोगे तो कर पाओगे। सो ये आ गया था कि यहाँ से जो मुक्ति का रास्ता है, इमेंसिपेशन का रास्ता है, वो पढ़ाई के रूट से जाता है। और जिस काम में आप अच्छे रहते हैं ना, आप अपना रास्ता उधर ही ढूंढने लगते हैं। तो एकेडमिक्स में अच्छे थे हम, केआर में भी रहे, तो मैथ्स में 4 साल वहाँ मैथ्स में टॉप करते थे, साइंस वगैरह में काफी अच्छे थे, तो पढ़ाई में अच्छे थे ही। और ये सब स्ट्रगल के बाद मैंने ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मैं फेल किया। जो भी एग्जाम दिया, चाहे स्कॉलरशिप का दिया, चाहे आईआईटी का दिया, चाहे सिविल सर्विसेज दिया, फॉरेस्ट सर्विस का दिया, तो जो भी एग्जाम है, एग्जाम मास्टर है, एग्जाम सारे हमने पास किए और एक अटेम्प्ट में पास किए।
तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? जैसे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था? आजकल के टाइम में जो भी यंग बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या तो हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा है, या हम और हाँ, चीजों में फंस जाते हैं इसलिए नहीं करते। फिर मैं वही बोलूंगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दो चीज। जी। अब जैसे बेतिया हम लोग रहते थे, खुद खाना बना के जाते थे, हम्म। तो मेरे जो कंटेम्प्रेरी बच्चे थे, रेडियो आ गया था, पॉकेट रेडियो वगैरह। तो क्रिकेट के टाइम में वो सब पॉकेट रेडियो से कमेंट्री सुनते रहते थे, और छिपा छिपा के क्लास में भी सुनते रहते थे। अपने पास कोई रेडियो नहीं था, अखबार नहीं था, टीवी नहीं था। तो जिसके घर में टीवी है वो चित्रहार देखेगा, टीवी चालू करेगा। अपने पास था ही नहीं, तो हम शाम हो गया तो क्या करेंगे, लालटेन जला के पढ़ते थे। सो हमारे पास डिस्ट्रैक्ट होने का चीज कम था। ठीक है, सो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और दूसरा है, मेरी पढ़ाई अच्छी होने का एक और कारण है। अब मैं बताया कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल है, पटना का स्कूल था, टीचर क्लास लेने नहीं जाते थे। वो कोई कार्ड खेलते रहता था, टीचर भी कम, और कार्ड खेलते रहते थे। सो हमको भेजा जाता था पढ़ाने के लिए। जैसे मैं 5th में हूँ तो बोलेगा प्रमोद जाओ 4th को पढ़ा के आ जाओ, 3rd को पढ़ा के आ जाओ। हम अपने क्लास को भी पढ़ाते थे, क्योंकि हमको मैथ्स करने में बड़ा मजा आता था। तो जनवरी टू दिसंबर सेशन चलता था। 31 जनवरी आते आते मैथ्स हम पूरा फिनिश कर लेते थे। और गोइंग बाय दैट लैंग्वेज, तो हम लोग डिक्लेयर करते थे, मैंने डिक्लेयर, तो डिक्लेयर करते थे कि कहीं से कुछ भी पूछ लो, हमारा हो गइल बा। हो गइल बा। तो क्लास के बच्चे पूछते थे, तो मैं अपने ही क्लास को पढ़ाता था, और ये सिलसिला 12वीं तक जारी रहा। अपने ही क्लास को पढ़ाने के चलते हमारे कंसेप्ट्स बड़े क्लियर हो गए। दूसरे बच्चों की अपेक्षा हमारे कंसेप्ट ज्यादा अच्छे थे। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में बोरिंग या इंटरेस्टिंग नहीं होता। जिस बच्चे को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है उसको इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, वो दिन रात मैथ्स करना चाहता है। और जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए इससे बोरिंग कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो मैथ्स अपने आप में बोरिंग इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। आपको समझ में आता है, इंटरेस्टिंग है, नहीं समझ में आता है, बोरिंग है। तो मैथ्स हमको हमेशा इंटरेस्टिंग लगा। अब अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाए तो कंसेप्ट बड़े अच्छे रहे। एंड जो हमारी इकोनॉमिक स्थिति थी जी, उसके चलते डिस्ट्रैक्शन का मौका ही नहीं मिला। अब जैसे हमारे स्कूल के बच्चे पिकनिक पे जाते थे, वाल्मीकि नगर गए, पोखरा गए, हथौड़ा गए, उस सब के लिए पैसा देना है। तो आपके पास फिजूल खर्च पैसा ही नहीं है तो नो पिकनिक। तो नो पिकनिक तो क्या करें, पढ़ाई कर रहे हैं। जी। तो संघर्ष जो है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा संघर्ष किया, क्योंकि आसानी से ही होता गया, वो जीवन का हिस्सा बन गया। जीवन का हिस्सा बन गया। जी। आपकी तैयारी का तरीका क्या था? आप भी टॉपर टाइप के थे या स्ट्रगलर थे? नहीं, एकेडमिक्स तो हमारी अच्छी थी, लेकिन 2 फ्रंट है। अब जैसे पहला जो मेजर कंपटीशन है वो IIT एंट्रेंस टेस्ट है। जी। तो जब हम लोगों को पता चला कि इस नाम का एक परीक्षा है और इसका टेस्ट देना है, और हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ते थे जी। तो उसमें कहीं कहीं लिखा रहता था क्वेश्चन, जो फिजिक्स में रहता था IIT 76, IIT 85। और फिर हमने उसका जब थोड़ा एग्जाम का सिस्टम समझा, तो एग्जाम इंग्लिश में होता था उस समय, और एक इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता था। 4 पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश में, और एक इंग्लिश का पेपर होता था। तो सबसे पहले आपका इंग्लिश पेपर चेक होगा, उसमें आप फेल कर गए तो आपके बाकी 3 पेपर चेक ही नहीं होंगे। तो हमारी सबसे बड़ी चिंता थी कि इस इंग्लिश के पेपर को कैसे पास करेंगे, और बाकी भी 3 पेपर अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो ये स्ट्रगल बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। हमको लगता था कि फिजिक्स मैथ्स तो हमको आता है, ठीक है। और इसी क्रम में जब हम लोग तैयारी शुरू किए तो फिर समझ में आया कि नहीं, असली जद्दोजहद तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की है, अंग्रेजी की नहीं है। ठीक है, तो तैयारी चालू हुआ। एंड प्रारब्ध यहाँ भी 1990 का मैं IIT एंट्रेंस टेस्ट दिया हूँ। अच्छा। 89 तक ये इंग्लिश में था। 90 में इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर हट गया। अच्छा। हट गया। कहीं ना कहीं आपको हर रास्ते पे गॉड ब्लेसिंग मिला है। और 4 पेपर अभी भी रहे।
एग्जाम आप हिंदी में भी लिख सकते थे, हालांकि हम लोगों ने इंग्लिश में ही लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, क्योंकि था कि आप हिंदी इंग्लिश के सब मिक्स नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल 100% हिंदी या 100% इंग्लिश। तो जो किताबें पढ़ते थे वो इंग्लिश की किताबें थी, तो इंग्लिश में लिखा। तो एक उन्होंने ऑब्जेक्टिव पेपर डाला, वो क्वालिफाइंग हो गया, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ही, वो आप पास करेंगे तो आपके सब्जेक्टिव बाकी 3 पेपर चेक होंगे। तो मुझे आज भी लगता है कि शायद वो अंग्रेजी का पेपर रहता जी। तो हम लोग उधर ही लटक गए रहते। अच्छा, आज किसी और प्रोफेशन में होते आप। किसी और प्रोफेशन जी। में होते। तो आईआईटी जैसे संस्थान में जब आप गए तो वहां पे आपके जीवन में सबसे ज्यादा बदलाव क्या आया? कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। जी। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग चंपारण में थे, सीमांत किसान परिवार से आते हैं, अब पुलिस में सबसे बड़ा अधिकारी किसी को मिले थे तो कांस्टेबल, बाकी में टीचर, उससे बड़े किसी आदमी से मिले नहीं। आप अपने स्कूल के टॉपर होंगे, कौन पूछता है। जैसे हम लोग आईआईटी में गए तो किसी से बात करते थे ना, क्या करते हो, आईआईटी कानपुर में पढ़ते हैं, तो उसका आंख इतना बड़ा खुल जाता था। और उसकी रिकॉग्निशन अक्रॉस द सिटी, आप मद्रास चले जाओ, वहां भी रिकॉग्निशन है। तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा जो एक्सपोजर है, अब हमारा जूनियर था जे ईरानी का लड़का। जे ईरानी टिस्को के एमडी थे, टाटाज के एमडी थे, और काउंसलिंग हम लोगों ने कराई थी। तो 91 में उसने कुछ एनुअल इनकम 1 करोड़, पेरेंटल एनुअल इनकम 1 करोड़ भरी थी। अब जिस मेस में हम खाते हैं उसी मेस में जे ईरानी का लड़का भी खाता है। बिल्कुल। तो वो जो इक्वलिटी की फीलिंग आती है, बेतिया में ऐसा नहीं था। गांव में हमको कभी लगा नहीं कि हम गरीब हैं, बट केयर हाई स्कूल में लगता था, क्योंकि कुछ बच्चे 4 व्हीलर पे आते थे, कुछ मोटरसाइकिल पे छोड़े जाते थे, कुछ साइकिल रिक्शा पे आते थे, कुछ के पास अपने लाल रंग की छोटी वाली साइकिल होती थी, और हम लोग पैदल वाले थे। तो डिस्क्रिमिनेशन है, कोई मलाई खा के आ रहा है, कोई खिचड़ी खा के आ रहा है। लेकिन आईआईटी में एवरीबॉडी इज ईटिंग सेम फूड। एक्सपोजर, मैंने ये जो नंबर 1 के जो इंस्टीट्यूट है ना, उनकी अपनी खूबी है। केवल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाते, जैसे हमें हर एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के 1-2 पेपर पढ़ने थे, ह्यूमैनिटीज के 5 पेपर पढ़ने थे। वीकेंड पे फिलॉसफी पे लेक्चर हो रहा है, रिलीजन पे लेक्चर हो रहा है, और मुझे ये सारी सुविधाएं बेतिया में नहीं थी। तो मेरे मन में था कि मैक्सिमम एक्सपोजर लेना है। तो मैं वीकेंड में कोई भी लेक्चर चल रहा है जाके बैठ गया। अंग्रेजी को इम्प्रूव किया, चूंकि अंग्रेजी बोलने नहीं आती थी, तो मैंने थोड़ा जानबूझ के साउथ इंडियन बच्चों के साथ दोस्ती की जिनको हिंदी नहीं आती थी। कि जबरदस्ती आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। तो उस चक्कर में अपनी अंग्रेजी ठीक हो गई, और स्विमिंग सीखा वहाँ पे। ट्रेकिंग पे गए। ये सारी चीजें जो हैं। सर, जब आप आईआईटी कानपुर में थे तो उस टाइम आपका क्या गोल था? जस्ट लाइक इंजीनियर बन के पैसे कमाने हैं, या मतलब क्या था? क्योंकि इसके बाद की तो जर्नी जो रही उस पर बात करेंगे हम। जब हम लोग ये बोलते हैं ना कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, किताबी बातें अलग है। बिल्कुल। आप एक बच्चे से पूछें कि तुम 30 साल के बाद क्या करने वाले हो, 25 साल तक क्या करने वाले हो, ना कोई बता सकता है, ना ऐसा सवाल पूछना चाहिए। हम लोग भी, जैसे आज मैं जज हूँ, अभी 20 साल में लॉयर था जी, तो यदि मेरे को मालूम होता है कि मुझे लॉयर बनना है तो मैं इंजीनियरिंग क्यों करता? बिल्कुल। ठीक है। जो 17 साल का बच्चा है उसको ये सब नहीं मालूम। भारत देश में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और आप बुढ़ापे में क्या खाएंगे इसकी व्यवस्था आपको करनी है। तो यहाँ जो पढ़ाई है वो ज्ञानोपार्जन के लिए कम और धनोपार्जन के लिए ज्यादा है। ठीक है। और हर बच्चा ऐसी पढ़ाई करना चाहता है जिससे उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाए। एक है हॉबी और एक होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप रिक्शा वाले के बच्चे इकोनॉमिक अनप्रिविलेज फैमिली से आते हैं, तो आप हॉबी बेस्ड पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको वो पढ़ाई करनी है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है। जैसे हम लोग सारे सब्जेक्ट में अच्छे थे, और संस्कृत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था,
तो मैं यदि घर वालों से बोलता कि नहीं नहीं मैं तो संस्कृत पढ़ूंगा, तो अगला सवाल है कि करोगे क्या, टीका लगाओगे? और संस्कृत पढ़ के 17 साल 20 साल में तो कोई करियर नहीं होता है। पीएचडी कर लोगे तो शायद प्रोफेसर बन जाओ ज्यादा उम्र में। तो आप सीमांत किसान परिवार से आते हैं, आप करेंगे क्या? लेकिन वही चीज मान लिया कि आप अंबानी के घर से आते हैं, बिल्कुल, तो वहां आप गणित में भी अच्छे हैं और इतिहास में भी अच्छे हैं, आप बोल सकते हैं कि डैड आई विल स्टडी हिस्ट्री, आई लव हिस्ट्री। बिल्कुल, क्योंकि आप क्या खाएंगे इसकी चिंता आपको नहीं है, आपको कीड़े का टांग गिरने का शौक है, जूलॉजिस्ट बोटनिस्ट, आप वो करेंगे, वो आपकी हॉबी है। लेकिन आप रिक्शा वाले के बेटे हैं, आप बोल सकते हैं कि मेरे को मैथ्स आता है लेकिन मैं तो हिस्ट्री पढ़ूंगा, नहीं बोल सकते। तो हमारी जो एजुकेशनल चॉइसेस हैं वो कमाने की प्रोबेबिलिटी किधर है उससे गाइडेड, और इसीलिए पेरेंट्स इंजीनियरिंग मेडिसिन के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। जिस समय मैं बेतिया में था तो अच्छा ज्ञान कहाँ से आ रहा है, सोसाइटी से आ रहा है। तो बेतिया की जो सोसाइटी है वो ये बता रही है कि वकील का मतलब फ्रॉड जी। तो मुझे मैथ्स आता है तो मैं तो वकालत पढ़ूंगा नहीं। तो हम भी यही सोच रहे थे, सब कुछ बनना है, काला कोट नहीं बनना है। अच्छा, ठीक है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन के कमाना है जहाँ अच्छी सैलरी आपको मिले। तो फिर मैं आईआईटी में जब जाने के बाद हमको ये पता चला कि आईआईटी वाले तो सब अमेरिका जा रहे हैं, अच्छा, और डॉलर कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं अमेरिका जाऊं और साइंटिस्ट बनूं। मैंने साइंस थोड़ा फैसिनेट करता था, तो ये था कि साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियरिंग में पीएचडी करना है। लेकिन प्रारब्ध यहाँ भी है। तो जब मैं घर वालों को बताया तो हमारी माता जी रोने लगी, और रही सही कसर गांव वालों ने पूरा कर दी। अपने यहाँ ना फ्री का ज्ञान देने वाले बहुत हैं, तो उन्होंने उनको बोला कि हाँ हाँ भेजो अमेरिका। उन्हें एगो गोरी मेम से शादी कर ली, तनी के छोड़ दी। तो अब घर से जब रोना धोना हुआ तो ये इमोशनल लोड होता है। बिल्कुल। तो मैं बोला कि देखो मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन रिवोल्ट करके नहीं, तो आप लोग की इच्छा नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं रह जाता हूँ और फिर यही काम करेंगे। अब बिहार की मिट्टी, चंपारण की मिट्टी एक दूसरा प्रभाव डाल रही है। तो यहाँ आईएएस सिविल सर्विसेज का ऐसा भौकाल है कि यहाँ सब बोले कि नहीं नहीं आईआईटी वालों का ही तो होता है, दे दो, सिविल सर्विसेज में चले जाओ। घर से भी थोड़ा प्रेशर आने लगा। तो ये सोसाइटल ट्रेंड है। जैसे कोई लड़का जेई में टॉप कर जाए आईआईटी में, तो वो कंप्यूटर लेता है। क्यों लेता है? असल में उसको मालूम नहीं है कि कंप्यूटर साइंस का कंटेंट क्या है। वो इसलिए लेता है कि पिछले साल के टॉपर ने कंप्यूटर लिया था, सारे लोग कंप्यूटर ले रहे हैं इसलिए मैं भी कंप्यूटर ले रहा हूँ। ट्रेंड सब बोलते हैं कि अच्छा है, ऐसा नहीं कि उसको कोई आत्म विभूति हो गई, आत्मज्ञान हो गया कि अच्छा है। तो वैसे ये सोसाइटी के चलते तो हम लोगों ने सिविल सर्विसेज दे दिया, फिर सिविल सर्विसेज में हो गया। तो जो टारगेट है ना वो बदलते रहते हैं। जीवन की जो यात्रा है, जैसे आप बता रहे थे कि आप क्रिकेट खेलने गए, तो जब क्रिकेट खेलने गए तो उसमें सोचा था कि पॉडकास्ट करेंगे? नहीं सोचा था। तो जीवन की यात्रा गंगा की यात्रा जैसी है। गंगा बिहार के सामने नहीं निकलती, बंगाल के सामने नहीं निकलती, यूपी के सामने नहीं निकलती, वो उत्तराखंड में निकलती। और जहां निकलती है वो दक्षिण वाहिनी गंगा है। तो गंगा के उद्गम स्थल पे कोई पूछे कि ये कहाँ जाके समुद्र में मिलेगी, तो जवाब तो बंगाल आ ही नहीं सकता। उसका जवाब होना चाहिए अरब सागर। सीधे आए तो अरब सागर जाएगी, राजस्थान गुजरात होते हुए। लेकिन गंगा के लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो लेफ्ट टर्न मारती है और बिहार, यूपी, बिहार, बंगाल होते हुए गंगा सागर में, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो वैसे ही बच्चे के भी लाइफ में आगे कुछ घटनाएं होती हैं। जैसे सिविल सर्विसेज तक आना, ये सोसाइटल ट्रेंड का पार्ट है। अच्छा, मान लिए वहां बोलो कि नहीं नहीं मुझे मालूम है, मुझे तो इंटरेस्ट है लॉ करना है, तो आपका सुनने वाला कौन है? आपकी इतनी औकात नहीं है ना कि आप माता पिता के इच्छा को पूरा ट्रम्प कर दें। लेकिन जब आप खुद सिविल सर्वेंट बन गए, आपकी एक स्टैंडिंग हो गई, फिर हमारे सामने लॉयर आते थे, फिर मुझे लगा नहीं
ये तो फ्रॉड नहीं है, ये झूठ का सच नहीं करते, सच का झूठ नहीं करते, अच्छा प्रोफेशन है, जी इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है। तो हमको इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर हमने लॉ की पढ़ाई की। तो लॉयर बनना वो मेरे इंटरेस्ट का नतीजा है। अच्छा और वो इंटरेस्ट कब कब प्रिवेल किया, जब आप एडल्ट हो, जी आप 33-34 साल उम्र में हो। अब माँ बाप आपको उंगली पकड़ के नहीं बोलेंगे नहीं ये मत करो, ठीक है। और वो इंटरेस्ट डे वन नहीं था, स्कूल में नहीं था। जैसे जैसे आप नई चीजों को देखते हैं आपका डिसीजन चेंज होने लगता है, शेप होने लगता है। तो इस तरीके से। तो सर इसके बाद जैसे जब आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गए, उसके बारे में भी आपने बताया था पहले कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया। जो भी यूपीएससी करते हैं उनको अगर आप कोई लेसन देना चाहें, या यूपीएससी के अलावा भी जो भी छात्र हैं वो कैसे फोकस होके पढ़ाई कर पाए? देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप कितना नंबर लाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी रैंक क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी आपको 50% स्कोर आ रहा है और जितने लोग टेस्ट दिए उसमें तीसरे नंबर पे आप हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी आप 80% स्कोर कर रहे हैं और 1000 सीट है और आप उसमें 15वें से नंबर पे आ रहे हैं, तो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट स्कोर का कोई मतलब नहीं। दूसरा जो है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और खासकर जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, 15 लाख लोग प्रीलिम्स देते हैं। जी एग्जाम टफ है इस सेंस में कि 1000 के आसपास सीट रहता है। तो जो साइंटिफिक रियलिटी है कि 14,99,000 का नहीं होना है। जी ठीक है, क्यों 1000 का होना है? वो तो रूट है जो लोग मानने को तैयार नहीं है। हाँ, जो मानने को तैयार नहीं। भाई आजादी से लेके आज तक 75,000 लोग सिविल सर्विसेज में आए, हर साल 1000। प्रॉपर आईएएस की बात करें तो 5,000 आज तक। जी आजादी से लेके आज तक जितनी भर्ती हुई है उतनी वैकेंसी अगले साल आ जाए तो भी सबका सिलेक्शन नहीं होना है। जी 15 लाख में फिर भी 14,25,000 का नहीं होगा। तो ये एक रियलिटी। दिक्कत क्या है, मतलब मुझे जो लगता है, और हम लोग, मैंने आर्टिकल भी लिखा इस पे कि सरकार को पॉलिसी बदलनी चाहिए। बच्चों को लगता है कि बार बार देते रहेंगे तो हो जाएगा। आप फ्रेश ग्रेजुएट को बुला रहे हैं, 35 साल 40 साल की उम्र तक लगे हुए हैं, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। तो ऐसी कौन सी तैयारी करवानी है कि ग्रेजुएशन के बाद 15 साल तक उसे तैयारी करवानी है। और जब सिलेक्शन नहीं होता है 35 साल 40 साल की उम्र में, तो बच्चे किसी काम के लायक नहीं रहते। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि आपको तैयारी करनी है तो पहले एक सेल्फ टेस्ट लीजिए। आप सेल्फ टेस्ट करके 2 महीने के अंदर पता लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ये टेस्ट हम लोगों ने किया हुआ। जैसे सिविल सर्विस है, तो आपने कर लिया कि हमको 1.5 साल के अंदर इसकी तैयारी करनी है, तो सिलेबस को आप 15 भाग में बांट लीजिए। आपके पास सिलेबस है और क्वेश्चन बैंक है, 15 भाग में सिलेबस को बांट लीजिए। 3 महीना रिव्यू के लिए रखिए। तो 1/15 जो सिलेबस है 1 महीना में करना है। आप 1 महीना उस 1/15 भाग वाले सिलेबस को जी जान जैसे आपको पढ़ना है पढ़िए। और 1 महीना पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन बैंक उठाइए। उस सिलेबस से जो सवाल आ रखे हैं पिछले 5, 7, 10 साल में, देखिए वो सारे सवाल आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। यदि वो सारे सवाल बन रहे हैं, इसका मतलब कि आपका प्रिपरेशन एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है जी। और ऐसे ही आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 1 महीना पढ़ने के बाद भी एक भी सवाल हिल नहीं रहा है, इसका मतलब कि आपका नहीं होने वाला है। आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और अपना टाइम बर्बाद करेंगे। अधिकांश लोग प्रिपरेशन के नाम पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं। आपको देखना है छोटे समय, आप 1 महीना तैयारी करके आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आप वो काबिलियत रखते हैं कि नहीं, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। नंबर 2, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2 साल से ज्यादा मत लगाइए। होने वाला होगा हो गया, फिर आप दूसरे तीसरे जो अल्टरनेटिव है उसकी तलाश कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 8 साल 10 साल एक ही एग्जाम के लिए देना मुझे लगता है उचित नहीं है।
जी कि आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। जी। तो सर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले थे, तो आप बताएं कि मतलब किस फील्ड में गए थे यूपीएससी करने के बाद? मुझे मेरी रैंक कुछ 140 थी जी। और मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज मिला। उस समय की जो चॉइस लिस्ट होती थी, जैसे मैंने आईएएस फर्स्ट चॉइस दे रखा था, वो नहीं मिला। वो कुछ 42-43 रैंक पे भर गया था। जी। एंड देन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, वो भी कुछ 75-77 रैंक पे भर गया, वो नहीं मिला। और ये मेरी थर्ड चॉइस थी। पुलिस का हमने चॉइस नहीं दिया था, इनकम टैक्स वगैरह का चॉइस नहीं दिया था, तो थर्ड चॉइस था, ये मिल गया। उसी साल हमने 2 एग्जाम दिया था। एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम पहले अलग से होता था, वो केवल साइंस ग्रेजुएट दे सकते थे, मैंने वो भी दिया था, तो उसमें भी मेरा हो गया था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और फिर सिविल सर्विसेज में मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। तो सबसे ज्यादा टाइम आपने मतलब अपने आप को सेवा किस में आपने दिया था? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हमने 10 साल। जी। तो सर सिस्टम के भीतर सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा था एज आईआरएस? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। देखिए, जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है जी, वो बहुत रिजिड है, ठीक है। कोई एक आदमी तो है नहीं जो इसको कंट्रोल करता है, और जो उसका स्ट्रेंथ है वही आज समस्या बन गई है। जैसे मेन समस्या क्या है, क्यों काम नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग का वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, ओबीसी का लड़का ओबीसी। जी, तो इसका भी एक पीछे की हिस्ट्री है। शुरुआती दौर में ब्राह्मण का काम क्या है, वो एक तरीके से कानून लिखता था, कोड लिखता था कि वैश्य क्या करेगा, राजा का कर्तव्य क्या है, पूजा पाठ कैसे होंगे, ठीक है। तो वो लेजिस्लेचर है, और जो क्षत्रिय है वो एग्जीक्यूटिव है, वो सरकार चला रहा है, बिल्कुल, ठीक है, राज कर रहा है। वैश्य जो है वो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और शूद्र जो है वो सर्विस क्लास है। तो समाज में चारों की जरूरत है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। लेकिन अब जिसको कानून लिखना था वो थोड़ा पक्षपात किया, बोला ऐसे नहीं चलेगा। अब कानून में ट्विकिंग किया कि जो कानून लिख रहा है ब्राह्मण वो क्लास 1 है, सबसे ऊपर, और जो राज कर रहा है कैसे राज करेगा उसका कानून भी वही लिख रहा है, वो क्लास 2 हो गया, वैश्य क्लास 3 हो गया, और ये क्लास 4 हो गया। फिर थोड़ा और टाइम बीता तो क्लास माइग्रेशन हो सकता था। भाई वैश्य का लड़का यदि कुछ करना कोड लिखने लगे तो ब्राह्मण बन सकता था जी। तो उत्तर वैदिक काल आते आते बोला नहीं, इसको भी फिक्स करते हैं, अब ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही रहेगा। उसको ये गवारा नहीं था कि ब्राह्मण का लड़का शूद्र बन जाए और वैश्य का लड़का ब्राह्मण आके हमारे बगल में बैठे, तो फिक्स कर दिया। अब सरकार में क्या हो रहा है, कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। जैसे 95 में हम लोगों ने एग्जाम दिया और मैं आईआरएस बन गया जी। बहुत सारे लोग बने। क्लास 1 ऑफिसर बनने के बाद, ग्रुप ए ऑफिसर हम बोलते हैं, क्लास 1 पुराना नाम है। अब कोई अफसर बोलता है कि मैं कुछ भी पढ़ूंगा नहीं, कुछ भी समझूंगा नहीं, तो है कोई माई का लाल कि उसको चपरासी बना दे? नहीं बना सकता है। उसको क्लास 3 में इंस्पेक्टर बना दे तो वो काम करे या न करे जी, रहेगा वहीं। चूंकि सरकारी तंत्र में वो क्लास 1 के रूप में पैदा हो गया, जैसे ब्राह्मण पैदा हो गया, तो क्लास 1 ही रहेगा। और कब तक रहेगा? जब तक वो रिटायर न कर जाए। और उस समय किसी ने थोड़ा कम पढ़ाई की, यूपीएससी नहीं पास किया, वो इंस्पेक्टर बन गया क्लास 3। उसके बाद वो बहुत पढ़ाई करे, सोचे समझे, तो क्या वो क्लास 1 बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो जैसे कास्ट सिस्टम रिजिड है, वैसे यहां भी रिजिड है। तो जो सरकारी तंत्र में काम करता है उसकी परफॉर्मेंस से उसका कैरियर लिंक्ड नहीं है।
95% उसका कैरियर उसके परफॉर्मेंस से लिंक्ड नहीं है। भाई आज जितने सेक्रेटरी हैं, क्यों सेक्रेटरी हैं? चूंकि वो 30 साल पहले सरकारी सेवा ज्वाइन किए थे। जी। ये तो नहीं हो सकता ना कि बहुत काबिल है, 10 साल पहले ज्वाइन किया, आज सेक्रेटरी रहेगा, नहीं रहेगा। तो टाइम है। आज जो ज्वाइन किया है उसके भी 30 साल हो जाएंगे, वो भी सीनियर पोस्ट पे चला जाएगा। सो इसके चलते जो परफॉर्मेंस है, दूसरा समस्या क्या है कि हर आदमी एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। जी। तो जो जुडिशियस होकर आपको डिसीजन लेना है, जो सही है देश के लिए, समाज के लिए, वो नहीं लेते। हर चीज या तो करप्शन है, तो फिर जिससे पैसा लिया उसके फेवर में, और यदि पैसा नहीं लिया इसका मतलब नहीं कि ईमानदार है। पैसा नहीं लिया तो हर चीज पब्लिक के खिलाफ। भाई एक आदमी अरेस्ट हो गया, उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं, तो उसका बेल रिजेक्ट कर दो, ये तो सही नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आप पैसा नहीं लिए, बेल रिजेक्ट किए, बट इसका मतलब नहीं कि आप न्याय कर रहे हो। आप आदमी को ऐसे लिटिगेशन में धकेल रहे हो जिधर उसको नहीं जाना चाहिए। जो केस नहीं बनाना चाहिए आप वो केस बना रहे हो। तो ये सब कब हटेगा? यदि हम ये बोलें कि ठीक है, आपने जितने डिसीजन लिए, आपके कितने डिसीजन अल्टीमेटली टिकते हैं, जी। उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। तब लोग ऐसे डिसीजन लेंगे जो टिके। जी। लेकिन उसने सारे बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसका प्रमोशन तो हो रहा है। माने उसके सारे डिसीजन अपसेट हो रहे हैं हायर कोर्ट से, मतलब कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन बहुत बेकार है जी। लेकिन उसका प्रमोशन हो रहा है, तो फिर अच्छे डिसीजन लेगा ही नहीं लेगा। अभी क्या है, जो जिस तरीके से काम कर रहा है सब हम उसके अंतरात्मा पे छोड़े हुए हैं। लेकिन जब हम सिस्टम की बात करते हैं, आप लोगों की अंतरात्मा पे छोड़ेंगे तो सिस्टम का सुधार नहीं होगा। आपको सिस्टम को सुधारना है। सुधर रहा है, कई कई क्षेत्र में सुधर रहा है। जहां भी हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जी। वहां बहुत सुधार हुआ है। जैसे पासपोर्ट बनवाना, कानून अभी भी वही है जो पहले था। अब फोन से भी, मैंने खुद फोन से बनवाया था। लेकिन पासपोर्ट बनाना आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि हम वहां तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो अब बेईमान आदमी भी होगा तो भी पासपोर्ट आपका जल्दी बनेगा। ऐसा नहीं कि आज के अफसर बड़े ईमानदार हो गए, पहले वाले बेईमान थे। तो ये बदलाव कैसे है? हमने उनके अंतरात्मा पे नहीं छोड़ा, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पहले क्या होता था, एप्लीकेशन लेके जाओ, वो लेता ही नहीं था, ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है। अब एप्लीकेशन किसको देना है? कंप्यूटर को। जी। और कंप्यूटर बाबा भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज। जी। क्या IRS में आपको कभी किसी ऐसे प्रेशर का सामना करना पड़ा जो आज तक याद है? प्रेशर जो है दो तरीके का होता है। एक तो कलेक्टिव प्रेशर है। मान लीजिए कि आपके आसपास काम करने वाले सारे अफसर ट्रेड के खिलाफ चल रहे हैं और आप बड़े जुडिशियस हो गए, तो सब एक गुफ्तगू चालू कर देते हैं जी। कि ये तो बड़ा ट्रेड फ्रेंडली है, ट्रेड के फेवर में डिसीजन दे रहा है। और अपने यहाँ रूमर्स बड़े चलते हैं, बोले करप्ट हो गया इसलिए दे रहा है। वो ये नहीं देखेंगे कि तंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कोई बोलता नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट प्रेशर है। डायरेक्ट प्रेशर भी है। तो जैसे एक हम लोग, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, एक हम लोग केस कर रहे थे और उसमें पार्टी को बोला गया कि आपने ढंग से टैक्स नहीं पे किया है, तो वो तैयार हो गया कि 30 करोड़ हमको भरना है। और उसने बोला लेकिन खाते में पैसे नहीं है, तो 3 करोड़ उसने जिस दिन हम लोग रेड किए थे उसी दिन भर दिया। और 27 करोड़ में बोला कि 15 दिन का हमको समय दीजिए, 15 दिन में मैं भरूंगा। और उसको थोड़ा हम लोग डराए भी कि नहीं भरोगे तो अरेस्ट होगा। फिर
5वें या 6ठे दिन हमारे एक बहुत सीनियर अधिकारी का फोन आया कि राय जाओ और उसको अरेस्ट करो, और एक को नहीं 4 लोगों को, कंपनी के ऊपर के चारों पदाधिकारी को अरेस्ट करो। तो हमने बोला कि सर हमने तो 15 दिन का टाइम दिया हुआ है और अरेस्ट कर लेंगे तो पैसे नहीं भरेंगे वो लोग, क्योंकि जो होना था हो गया, अब क्यों भरेगा, फिर बोलेगा आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे, तो हम लोग को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके अपने उसमें इंटरेस्ट रहे होंगे, तो उन्होंने बहुत तेज हमको डांटा, बोला कि हमको चोरों का पैसा नहीं चाहिए, ये क्या समझते हैं कि पैसा भर देंगे बच जाएंगे, नहीं जाओ अरेस्ट करो। तो उन्होंने इतना हमको प्रेशराइज किया कि अल्टीमेटली हमको अरेस्ट करना पड़ा। और वो कंपनी का काफ़ी सीनियर CEO था, IIM अहमदाबाद का ग्रेजुएट था, जिसको अरेस्ट किया। और जब मैंने उसको अरेस्ट वारंट पकड़ाया तो उसने बोला कि सर यू हैव चीटेड मी, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था जी। और वहाँ लगा कि ये सरकार में किसी के प्रॉमिस का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने उससे माफ़ी मांगी एक तरीके से। मैं बोला कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा चेयर जो है वो तुमको चीट कर रहा है क्योंकि मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ रहा है जी। तो सर इसके बाद फिर आपको लॉ जैसा क्षेत्र कैसे अट्रैक्ट कर गया? क्या यही सब चीजें जो हो रही थी इसकी वजह से? नहीं, जो जिससे मैं बोला ना, अब गांव में तो गांव के बच्चे को लगता है कि IAS से तो बड़ी कोई नौकरी नहीं है, पुलिस इंस्पेक्टर से बेहतर कोई जॉब नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सैलरी क्या है? सरकार में सैलरी बहुत कम है। और ये भी नहीं है कि आपको रहने की जो जगह है बड़ी अच्छी जगह मिली हुई है। भाई बिहार कैडर में जो लोग आते हैं, बेतिया में रहते हैं, शिवहर में रहते हैं, उस बिजली नहीं रहती थी, मच्छर काटते हैं, डस्ट उड़ रहा है, तो कोई स्विमिंग पूल नहीं है, कोई प्रॉपर वॉक करने का पार्क नहीं है। लेकिन जब आप बेतिया में है आपको ऐसा मालूम नहीं है कि इससे बेहतर भी कुछ चीजें हैं जी। जब आप बाहर निकलते हैं आपको एक्सपोजर मिलता है कि नहीं, दूसरी तीसरी चीजें भी हैं। इसके अलावा तो बेतिया में रह के सोच पाना कि गवर्नमेंट जॉब से कुछ बेहतर है मुश्किल है बिल्कुल। लेकिन जब आप बड़े शहरों में जाते हैं, अमेरिका घूम के आते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो एक छोटी सी दुनिया है, इससे बड़ी और इससे ऊपर की बहुत सारी दुनिया है। ठीक है, इसके अलावा जिस चीज से आप घृणा करते थे, जैसे लॉ से आप घृणा करते थे एक तरीके से, मैंने स्कूल के टाइम में, कुछ चीज ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो मुझे यदि IAS मिला होता तो शायद छोड़ पाना संभव नहीं होता, क्योंकि IAS के अंदर जो आप सीखते हैं उसका प्राइवेट सेक्टर में कोई वैल्यू नहीं है। हमें मिला टैक्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू सर्विसेज, तो हम कस्टम एक्ट को इम्प्लीमेंट करते थे। अब कस्टम एक्ट प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनको इसका ज्ञान रखना, इसमें सलाह चाहिए, लिटिगेशन है। सेंट्रल एक्साइज एक्ट हम इम्प्लीमेंट करते थे, माने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो टैक्स लगता है, तो हर एक फैक्ट्री वाले को सेंट्रल एक्साइज एक्सपर्ट की जरूरत है। फिर फाइनेंस एक्ट 1994 इम्प्लीमेंट करते थे, जिसके तहत सर्विस टैक्स का कलेक्शन होता था। तो असल में जो काम वकील करता है हम वही काम कर रहे हैं सरकारी तंत्र के साइड से जी। उसको पढ़ रहे हैं, यदि कहीं केस बुक कर रहे हैं तो यही दिखा रहे हैं ना कि आपने ये किया है जो कानून का उल्लंघन है, इस प्रावधान के तहत आपको इतना टैक्स लगता है जी। तो जो चीज सीख रहे हैं यही चीज यदि मैं दूसरे साइड जाके करूं तो सरकारी तंत्र जो मुझे पैसा दे रहा है उसके 10 गुने 20 गुने से भी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। एक तो ये है, तो फिनेंशियली आप बाहर निकलते हैं, बहुत गेन है। इसके अलावा ये सब के बावजूद मुझे ये लगता कि सरकारी तंत्र में रह के पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं देश को बदल रहा हूँ, मैं समाज को अच्छा कर रहा हूँ, जिस चीज को आप कर नहीं पा रहे। हाँ, देश को विकसित कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है। लकीर के फकीर बने हुए हैं, जिसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए उसको अरेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए तो नहीं आए। तो जब ये सारी चीजें आती हैं और फिर हम वकालत प्रोफेशन को देखिए, ये वकालत के साथ बड़ा मिथ है। जो आदमी वकालत में इलिटरेट है जी, वो इसका सबसे ऑथेंटिक सर्टिफिकेट देता है कि वकील क्या करते हैं। सफेद का सच का झूठ और झूठ का सच,
ये कौन बोलता है? इलिटरेट आदमी, जिसको वकालत का कुछ नहीं मालूम। जिसको मालूम है वो ये बात नहीं बोलता है। बिल्कुल। तो जब हम वहां गए, हमारे सामने जो लिटिगेशन होता था तो बड़े बड़े वकील आके आर्ग्यू करते थे केस, और फिर मैं देखता था कि नहीं, ये तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत लॉजिकल बातें कर रहे हैं। डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट होता है, मेरे सामने वो लोग भी आर्ग्यू किए हैं जब मैं डिप्टी कमिश्नर था, क्योंकि मैं उनको बोलता था कि देखो, आई एम रेडी टू बी कन्विंस्ड, मैं कन्विंस होने के लिए तैयार बैठा हूं, आप मेरे को लीगल फुटिंग पे कन्विंस करो, या तो मेरे से कन्विंस हो जाओ या मुझे कन्विंस कर दो। मुझे कन्विंस कर दोगे केस आपके फेवर में, नहीं कन्विंस कर पाओगे तो आपके अगेंस्ट में जी। तो इसके चलते मेरे सामने बड़े बड़े एडवोकेट आते थे और मुझे वो लॉ में इंटरेस्ट आने लगा। और लॉ वास्तव में बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है। मैंने देखिए, लॉ एकलौता प्रोफेशन है जिसमें एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए आपको पहले से ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे बीए बीएससी करने के बाद एलएलबी करते हैं जी, तो बीएससी तो खुद ग्रेजुएशन है और एलएलबी फिर से ग्रेजुएशन। जैसे एमबीबीएस ग्रेजुएशन है तो 12वीं के बाद होता है, बिल्कुल। बीटेक ग्रेजुएशन है 12वीं के बाद होता है, लेकिन एलएलबी जो ग्रेजुएशन है ये ग्रेजुएशन के बाद होता है जी। तो क्यों? क्योंकि लॉ समझने के लिए आपकी मानसिक परिपक्वता ज्यादा चाहिए। भारत में 1960 के पहले जो बेस्ट ब्रेन होता था वो लॉ ही पढ़ता था, बैरिस्ट्री पढ़ने जाता था। अम्बेडकर जी से लेकर नेहरू से सारे लोग बिल्कुल। ये 60 के बाद 60 से लेके 2000 तक रहा कि सबसे पीछे वाले लोग जाने लगे और थोड़ा मामला खराब हो गया। तो जब ये एक्सपोजर मिला तो मुझे लॉ में इंटरेस्ट आने लगा जी। और फिर हुआ कि भाई इधर जो काम कर रहे हैं हम बाहर के, अच्छा फिर हाँ कुछ कुछ ना ख्याल रहता है कि नहीं, मुझे जैसे पढ़ाने का बड़ा शौक है तो मुझे था कि अच्छा जो हम लोग की स्ट्रगल हुई है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांजिशन वाली, भोजपुरी बेल्ट के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो जैसे मुझे एक स्कूल खोलना है, ये ख्याल उस समय आ रहा था। मैं 96-95 एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट हुआ, 96-98 ट्रेनिंग में गया। ईयर 2000 से मैं केआर हाई स्कूल में एक स्कॉलरशिप देता हूँ, तो एजुकेशन से मैं जुड़ा रहा। फिर था कि एक स्कूल खोलना है तो सरकारी तंत्र में रहते हुए तो ये संभव नहीं है, ना आपके पास पैसा होगा ना आप खोल पाएंगे, पैसा तो चाहिए। तो यदि मैं प्राइवेट सेक्टर में आता हूँ और जो काम सरकारी तंत्र में कर रहा हूँ यही काम उधर करता हूँ तो ज्यादा मुद्रा मिलेगा, फिर आप अपने जो हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, लाइफ में जो करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। तो इसलिए हमने लॉ। जी सर, यूएसए में एलएलएम करने का अनुभव कैसा था? वहाँ की शिक्षा और इंडिया के बीच अंतर क्या है? काफी अंतर है, ठीक है। भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है आज के डेट में, मुझे लगता है ये जो कंपटीशन वाला माहौल है इसने जॉय ऑफ लर्निंग को खत्म कर दिया। हर चीज पैटर्न बेस्ड है कि अच्छा जेई है तो ये पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे करना है वैसे करना है। एक जो नेचुरल लर्निंग का जो मजा है जी वो खत्म कर दिया है। गाइड का कल्चर ज्यादा हो गया है, पूरे क्वेश्चन से भरे हुए हैं। जो ट्रेडिशनल लर्निंग है एक टेक्स्ट बुक होता है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं और स्लो डेवलप होता है और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन वगैरह होते हैं। आप जब भी इंडियन ऑथर की किताब और अमेरिकन ऑथर की किताब कंपेयर करें सेम सब्जेक्ट पे, तो अमेरिकन ऑथर की किताब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है और स्लोली कंसेप्ट को डेवलप करता है जो आपको समझ में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हर चीज घूम फिर के कंपटीशन पे आ जाती है और जो बेसिक लर्निंग है वो पीछे चला जाता है। तो मुझे कई बार तरस भी आता है बच्चों पे कि आज के बच्चे ट्रेमेंडस प्रेशर में, बिल्कुल, कंपटीशन नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है किसी को मालूम नहीं। जैसे मुझे स्कॉलरशिप मिला मास्टर ऑफ लॉ में, तो हमने वहाँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया, अप्लाई किया। वो एप्लीकेशन लंबा चौड़ा होता है जी। एक टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, वो एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, वो दिया और वो यहाँ के क्रेडेंशियल और आप कैसे एप्लीकेशन भरते हैं
उसी सब के बेसिस पे वो तय करते हैं कि आपको वहाँ एडमिशन देना है कि नहीं देना है। उसके अलावा जैसे अपने यहाँ आप बीए करें और एमए करें, कहने के लिए अलग अलग है, लेकिन दोनों में सेम चीज पढ़ाते हैं और पढ़ाई का तरीका एक ही रहेगा। वहाँ मास्टर का मतलब है कि वो रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई जी, ताकि बच्चा रिसर्च पे फोकस कर सके। कि आप मास्टर कर रहे हो, तो हमको आर्टिकल लिखना था, जर्नल में पब्लिश करना था। एग्जाम वगैरह भी जो है ओपन बुक एग्जाम है, टेक होम एग्जाम है, सवाल दे दिया, एक सप्ताह के बाद आप अपना आंसर जमा कर दो। उसमें अच्छा गाइडलाइंस होते थे, एक दूसरे का कॉपी नहीं करेंगे, यदि पकड़ा जाएगा तो आपको फेल करा दिया जाएगा, ये सारी चीजें, और कोई कॉपी करता नहीं था। ये कंसेप्ट हमने अपने स्कूल में भी इंट्रोड्यूस किया जी। है। जैसे अभी आगे स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, हमारा जो एडमिशन टेस्ट होता है जी, ओपन बुक हमने किया हुआ है कि भाई ऐसा थोड़ी है कि जो बच्चा पढ़ाई नहीं किया और ओपन बुक लेके आएगा तो आईआईटी का एग्जाम पास कर लेगा, नहीं पास करेगा। सो किताब को क्यों रोकना है भाई? किताब देखने से कोई पाबंदी नहीं है, यदि किताब देख के आप ज्ञानी बन सकते हो बनो। टीचर के लिए मुश्किल है। क्लोज बुक एग्जाम में क्वेश्चन सेट करना आसान है, आप कहीं से कुछ दे दो। ओपन बुक में आपको ऐसे क्वेश्चन सेट करना है जो किताब से कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वहाँ की जो पढ़ाई है ना, उसमें लर्निंग का मजा है। और हायर क्लासेज जो है सारे रिसर्च बेस्ड लर्निंग। सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के भी आप मेंबर हैं दिल्ली हाई कोर्ट में जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल बनने का अनुभव आपका कैसा है? अभी नहीं हूँ, जब मैं वकील था तो थोड़े समय तक मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल था दिल्ली हाई कोर्ट में जी। वहाँ भी जो सरकारी तंत्र है, जैसे नीचे किसी कोर्ट ने किसी पार्टी के फेवर में डिसीजन दे दिया जी, और वो डिसीजन बिल्कुल सही है, तो वो जबरदस्ती हमको बोलते थे कि इसमें अपील फाइल करना है। तो मैं उनको बोलता था कि क्यों करना है, डिसीजन तो सही है और हमें किसी से बैर थोड़ी है, हमको नेशनल इंटरेस्ट में काम करना है। गलत होता तो जरूर फाइल करते। तो कई सारे ऐसे लिटिगेशन है जो नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट जबरदस्ती करवाती है। तो मैंने वो अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। उसी तरीके से नीचे जो डिसीजन देते थे अफसर वगैरह, बिना किसी कारण रिफंड रिजेक्ट किए हुए हैं, दूसरे के ऊपर लायबिलिटी खड़ी की हुई है, उसको प्रॉपर हियरिंग नहीं दिया हुआ है, और जब दूसरी पार्टी हाई कोर्ट आती है उस केस को डिफेंड करना मुश्किल है। मतलब हमको भी लग रहा है कि डिसीजन गलत है, लेकिन हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप तो सरकारी वकील हो, आप उसको डिफेंड करोगे। तो वो मेरे लिए बड़ा कसमकस वाली चीज रहती थी। जहां वास्तव में मुद्दा है वहां तो हम बोल्डली डिफेंड करते थे, लेकिन सरकारी तंत्र के अधिकतर लिटिगेशन इस कैटेगरी के थे जिसमें मुझे लगता था कि सरकार का स्टैंड ठीक नहीं होता था। जी। जस्टिस और लॉ में असली अंतर क्या मानते हैं, जो आपका अनुभव रहा है वो बताइए। जस्ट लाइक न्याय और कानून में आप क्या अंतर मानते हैं? देखिए, लॉ क्या है? लॉ इज नथिंग बट कोडिफाइड कॉमन सेंस। जी। जैसे कोई सो रहा है और उसको आके कोई अचानक से पीटने लगे, तो कॉमन सेंस, उसको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। लॉ भी यही बोलता है। जो ज्यादा अमीर आदमी है उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, ज्यादा सरकार को पैसा देना चाहिए। तो इनकम टैक्स एक्ट भी यही बोलता है कि जिसको प्रॉफिट नहीं है उसे मत लो, जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसे पैसा ले लो। तो ये लॉ है। फिर क्या होता है कि जब लॉ इम्प्लीमेंट होता है तो सरकारी तंत्र का एक अपना इंटरप्रिटेशन होता है, और जिस पे आप अप्लाई करते हो उसका अपना एक तर्क होता है। जैसे किसी ने 15 रुपया का सामान खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया, तो हो सकता है सरकारी तंत्र आके बोले कि टैक्स दे दो, आपने तो 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। वो बोल रहा नहीं, मैंने 15 रुपये में 3 साल पहले खरीदा था,
लोन पे पैसा लिया था, इंटरेस्ट लग रहा था, इंटरेस्ट लेके तो मेरा 21 रुपया हो चुका है जी और आज मैं 20 रुपये में बेचा, मैं तो घाटे में बेच रहा हूँ, किधर से टैक्स। अब ये हो गया डिस्प्यूट। तो क्या सही है, ये जो डिसाइड करने का प्रक्रिया है वो जस्टिस है कि आप सुनो और सुनने के बाद और लॉ में क्या है ना, आपको अपना हृदय से नहीं डिसाइड करना है, ये सब चीज के प्रोविजन बने हुए हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, हाँ। उसमें है कि हाँ जो कॉस्ट है, कॉस्ट केवल परचेज प्राइस नहीं है, इंटरेस्ट भी जुटेगा, यदि दुकान रेंट पे लिया हुआ है उसका रेंट भी जुटेगा। तो जैसे इस केस में वास्तव में ये लॉस मेकिंग सेल है जी तो इसमें टैक्स नहीं आएगा। तो जो आप सबको सुन के और एक बैलेंस डिसीजन लेते हो वो जस्टिस है। जी लॉ जो है वो एक जरिया है, एक मीन्स है जिसके थ्रू आप जस्टिस को डिलीवर करते हो। जस्टिस एंड प्रोडक्ट है, जस्टिस गोल है और लॉ जो है वो उसका जरिया है जिसके थ्रू आप जस्टिस को डिलीवर करते हो। जी सर, इसके बाद अभी जीएसटी में, जैसे जीएसटी सर्विस में आप जज बने हैं, तो बनने के बाद आपका पहला भावना क्या था? अभी जीएसटी जो ट्रिब्यूनल है जी। ये फंक्शनल नहीं हुआ है। जी हम लोग का नियुक्ति हो गया है लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है और बाकी चीज़ों की तैयारी चल रही है। लेकिन जब ये ट्रिब्यूनल नोटिफाई हुआ और हम लोगों ने अप्लाई किया तो ये था कि अभी तक तो हम लोग फरियादी की तरफ से लड़ते रहते थे। कई बार ये लगता था कि जो जज हैं वो सुनते नहीं हैं। कई सारे जो जज बड़े इम्पेशेंट हैं, आप एक लाइन बोले और फिर वो बात काट देते हैं, सुनते नहीं हैं। तो मन में ख्याल आया कि अच्छा अब फिनेंशियली हम लोग स्टेबल हैं, ये भी नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है। तो अभी थोड़ा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया जाए, बहुत सारे केसेस की पेंडेंसी है तो थोड़ा लोगों को सुना जाए। सबसे पहले तो जो दोनों पक्ष को सुनना बहुत जरूरी है जी। हम उसके बाद से एग्री करें या एग्री नहीं करें, दोनों ही सूरतों में उसको सुनना जरूरी है। हाँ जस्टिस केवल होना नहीं चाहिए, लगना भी चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। जी। आप सही डिसीजन ले रहे हो और बिना सुने ले लोगे, उसको लगेगा कि आपने तो हमारी बात सुनी नहीं। और दोनों पक्ष को सुनेंगे तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। जी तो एज ए लॉयर हम केवल बोलते थे जी एज ए जज हमको सुनना है जी और बड़ा पेशेंस रख के सुनना है। जी। तो ये लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जो भी डिसीजन आप पास करेंगे वो रिपोर्ट होगा, पब्लिश होगा, ऑनलाइन चैनल में अवेलेबल होंगे, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ तो हो रहा है। सर अब हम आते हैं, जो आपने एक अपना नया, जो आपका बचपन का एक सपना था उसको आप कहीं ना कहीं पूरा भी कर रहे हैं, एक स्कूल को खोल के जिसका नाम वेदांता पब्लिक स्कूल है। तो इसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपने वेदांता पब्लिक स्कूल स्थापित करने का निर्णय क्यों लिया, वो भी चंपारण में? जो देखिए, जिस जगह से हम लोग आते हैं जी उसके साथ एक आत्मीय लगाव होता है, इसको बोलते हैं नोस्टैल्जिक फीलिंग। आप बचपन में जहाँ रहे हैं अब जाते हैं तो याद आता है यहाँ रहे, इस तरीके से। और इस इलाके में अच्छे विद्यालयों की कमी है। मेट्रो टाउन्स में तो बहुत सारे स्कूल हैं और जो गरीबी है यहाँ, हर आदमी तो मेट्रो टाउन में जाके शिक्षा नहीं ले सकता है। तो यहाँ अच्छा स्कूल कौन खोलेगा? एक है गवर्नमेंट को खोलना है, तो सरकार ने हर जगह विद्यालय तो खोल रखे हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। गुणवत्ता पूर्वक जो शिक्षा है, स्कूल की बिल्डिंग भी हो गई है, लेकिन जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई चल रही है वो कमी है उसमें। अब प्राइवेट सेक्टर में कौन स्कूल खोलेगा? तो मुकेश अंबानी तो आके चंपारण में स्कूल नहीं खोलेंगे, बिल्कुल। उनको क्यों खोलना है? खोले, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन वो तो नहीं आएंगे जी। तो यहाँ तो कोई वही खोलेगा जिसका इस जगह से कनेक्ट है। और मैं नहीं खोलूंगा तो कौन खोलेगा? जैसे उड़ीसा में एक एग्जाम्पल है
हाँ, किस नाम की संस्था चलाते हैं? हमारे जो विद्यालय का प्रोस्पेक्टस है जी। उसमें 2 चीजों का जिक्र है। एक किस का जिक्र है और एक लद्दाख का जो वांगचुंग करके है उसका जिक्र है। सोनम वांगचुक जी। हाँ, जो ठीक है। सो ये स्कूल जो है इन दोनों के प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड भी है। मैंने जब किस विजिट किया जी। और पूरा घूम के देखा, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने महान काम है ना ये कोई भिखारी ही कर सकता है जी। अमीर लोगों के बस की नहीं है। अच्युत सामंता की अपनी जो बैकग्राउंड है बहुत पुअर है, उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी 0 है। सिंगल हैंडेडली उस आदमी ने किस खड़ा किया, किट खड़ा किया, और किट में सरप्लस जनरेट होता है और उसे किस की फंडिंग होती है। किस में आज के रेट में 28,000 बच्चों को फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन मिलता है जी। तो उसी तरीके से यहाँ भी कि एक ऐसा विद्यालय खोला जाए जहाँ कॉस्ट मिनिमम, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चंपारण में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, यदि ईयरली हम फी की बात करें तो हमारे स्कूल का कॉस्ट लोएस्ट है, और जो क्वालिटी है वो डिस्ट्रिक्ट के जो बेस्ट स्कूल हैं शायद उनसे भी बेहतर है। तो लोएस्ट कॉस्ट में एजुकेशन देना है। अच्छा, गांव के लोग अभी गांव में हो क्या रहा है, ये रूरल एरिया में हमने क्यों खोला जी। पढ़ाने के लिए लोग बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उनकी कोई आमदनी नहीं है, केवल बच्चे को पढ़ाने के लिए वहां एक रूम ले लिया, उसका 2,000-3,000 रेंट दे रहे हैं, डबल इस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो यदि एक बच्चे को कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ा रहा है तो उसको 5 से 6,000 पर मंथ मिनिमम खर्च हो रहा है। यदि यही पढ़ाई उसको 2,000 पर मंथ में उसी के गांव में मिल जाए तो उसका तो बचत होगा, डबल इस्टेब्लिशमेंट में नहीं रहेगा, शहर में जाके मच्छर से कटवाना भी नहीं है। हमारे खुद से बहुत बच्चे खाना बना के खा के भी जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ हॉस्टल में भी रख दे, हॉस्टल का चार्ज है 6,000 पर मंथ। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रख के एक बच्चे को पढ़ाने से कम खर्च में तो हॉस्टल में रख के पढ़ा सकते हो, आप अपने घर का काम करो। तो इस इरादे से, और दूसरा क्या हो रहा है, बिहार में एक और समस्या है। आपने हमारे विद्यालय की प्रदर्शनी अटेंड किया तो आपको इसका अनुभव हुआ होगा। बिहार से जितने बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले 20 सालों से, सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, खासकर प्राइवेट स्कूल में, और क्लास 1 से अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। और ये भी सत्य है कि किसी को अंग्रेजी बोलने नहीं आती। बिल्कुल, आज भी यदि सबसे कोई स्ट्रगल करता है तो बिहार के लोग करते हैं अंग्रेजी के साथ। तो क्यों? इसके साथ हमारा अपना खुद का अनुभव है कि आप बच्चे को अचानक से बोलेंगे कि 100% इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ना है तो उसको इंग्लिश फोबिया होता है और वो सीख ही नहीं पाता। तो हमारे विद्यालय में हमको ये भी इंट्रोड्यूस करना था कि हम लोग एक स्लो ट्रांजिशन टू इंग्लिश मीडियम इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है जी, ताकि बच्चा धीरे धीरे सीखे और उसको इंग्लिश फोबिया ना हो। तो हमने सारे टीचर, मैं जब भी आता हूँ तो एक टीचर का अलग से क्लास लेता हूँ कि आपको पढ़ाना कैसे है। तो उनको ये बोला गया है कि छोटे क्लासेस में सारे टर्म्स आपको अंग्रेजी के इस्तेमाल करने हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी। जो शब्द है ना, कुछ शब्द है जो आप स्कूल में सीखते हैं और कुछ शब्द आप घर में सीखते हैं। खाना, पानी, आना जाना आप घर पे सीख के आते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, विस्कोसिटी, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये स्कूल के शब्द हैं। तो स्कूल के शब्द जो हैं, जो पहली बार सीख रहा है, ये आप सीधा इंग्लिश में बोलो। तो आप बोलोगे बच्चों आज हम स्क्वायर को स्टडी करेंगे, तो इसमें उसको इंग्लिश फोबिया नहीं रहेगा और टर्म सारे अंग्रेजी के सीख रहे हैं। जब सारे टर्म से फेमिलियर हो जाएगा फिर हम पूरा सेंटेंस इंग्लिश में शिफ्ट करेंगे कि टुडे वी लर्न अबाउट स्क्वायर। तो स्क्वायर उसको पहले से मालूम है, स्टडी वर्ड उसको पहले से मालूम है, तो इससे उसका ट्रांजिशन इंग्लिश में अच्छे से हो रहा है। इस देश में आप
चाहे जो करें, अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी आपको नहीं आती है तब अफसर नहीं हो सकते हैं, बड़े ओहदे पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन सीखने का तरीका, जो तरीका अपनाया जा रहा है नॉर्मली यहाँ के विद्यालयों में, वो तरीका गलत हो रहा है, जिसके चलते वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते। हम लोग का जो अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट है, इससे बच्चों की अंग्रेजी लर्निंग बड़ी अच्छी हो रही है और बहुत से बच्चे बिल्कुल फराटेदार अंग्रेजी बोल पा जो रहे हैं। मैंने कल देखा भी वहां पे बच्चों से मैं मिला प्रदर्शनी में, काफी मतलब कॉन्फिडेंस दिख रहा था बच्चों में। तो सर, जो आपके स्कूल का फिलोसफी जैसे आपने बताया, तो क्या डिसिप्लिन, वैल्यू और मॉडर्न एजुकेशन तीनों को समाहित करके चलने का मतलब आप चाहते हैं कि चले स्कूल? हाँ बिल्कुल, देखिए डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन के नाम पे बच्चों का टॉर्चर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये स्कूल का एक कारण ये भी है, मैं बहुत सारे स्कूल में गया हूँ। मैं जब गवर्नमेंट में भी था तो दूसरे तीसरे स्कूलों में जाके क्लास लेता था, तो कई सारे विद्यालय में मैं देखता हूँ बच्चों को डांट के रखते हैं, फॉल इन लाइन, डोंट गो देयर, डोंट कम हियर। आप पूरे प्रदर्शनी में किसी भी टीचर को, किसी बच्चे को आपने डांटते हुए सुना? नहीं। तो बड़ा ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, बट एट द सेम टाइम आपने किसी बच्चे को उदंडता करते हुए देखा? नहीं, यानी डिसिप्लिन भी है। किसी बच्चे में आपको कॉन्फिडेंस की कमी देखी? नहीं। अच्छा, मैं स्कूल का चेयरमैन हूँ, मेरे से जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं लगता है कि वो डरे हुए हैं? बिल्कुल फ्रेंडली हैं। एक चीज इसमें मैं बोलना चाहूंगा, वहां पे एक बच्चा मिला मुझे, बोल रहा है कि चेयरमैन सर की खासियत ये है कि वो हाफ पैंट में भी आते हैं, घास पे बैठ के हम लोगों से बात करने लगते हैं। और जो बच्चा जैसे हिंदी नहीं बोल पाता है, बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, उनसे वो भोजपुरी में भी बोलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहा था कि सर भी कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। बिल्कुल। तो मैंने टीचर को ये बोल रखा है, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है। जैसे कई बार टीचर बोलते हैं कि बच्चे बड़े शरारती हैं, हम लोग तो पनिशमेंट अलग तरीके का, उसको पेड़ में पानी पटाने का पनिशमेंट देना, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है, पीटना नहीं है। जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं फीडबैक लेता हूँ कि कोई टीचर पीटता है, कोई टीचर सवाल पूछने से मना करता है। किसी बच्चे को सवाल पूछने से मना नहीं करना है। तो जो उनकी इंक्विजिटिवनेस है उसको हम प्रमोट करते हैं, जो मन में है वो सवाल आप पूछो। कई बार होता है कि टीचर को शायद उसका जवाब नहीं मालूम है, बोले ठीक है, आप इलाके के हिसाब से यदि ये बोल दो कि मुझे नहीं आता है, कल बताऊंगा, तो शायद बच्चे हंसेंगे। तो हमने उनको बोल रखा है कि आप बोलना कि ये मैं कल पढ़ाऊंगा, या हमारे प्लान का हिस्सा है, बट ये मैं परसों पढ़ाऊंगा, और इस बीच में आप उसको पढ़ो और फिर आप उसको पढ़ाओ। तो डिसिप्लिन भी है, लेकिन छड़ी के थ्रू डिसिप्लिन नहीं है, भय के थ्रू डिसिप्लिन नहीं है। बहुत ही इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें हम बच्चों को समझते हैं, बच्चे हमको समझते हैं, और डिसिप्लिन मेंटेन। जी, तो अभी क्या आपके माँ बाप आपके स्कूल वाले जो आपका एक कॉन्सेप्ट है इससे वो खुश हैं? क्योंकि आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पे 3 ही टीचर थे और 2 क्लासरूम में। ये माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि उनके बाल बच्चे उनसे आगे निकल रहे हैं। जी। यही एक माने संबंध है कि यदि बाप बेटे के नाम से जाना जाने लगे तो उसको ज्यादा खुशी होगी, बाप के सामने बेटा आगे निकल जाए तो खुशी होगी। तो हम तो सीमांत किसान परिवार से आते हैं, और स्कूल के चलते एक रिकॉग्निशन भी है। अब इलाके में बहुत सारे लोग जानते हैं, कहीं किसी से बात होती है, अच्छा वो वेदांता स्कूल वाले, तो माता पिता मेरे बड़े खुश हैं। और हमारी जो माता जी हैं खासकर पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अच्छा। लेकिन उस समय लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, तो उनके गांव में एक बेसिक विद्यालय था, बुनियादी विद्यालय, तो वहाँ 8वीं क्लास तक पढ़ के और फिर वो ड्रॉप आउट हो गई और उनकी शादी हो गई। तो माता जी इस प्रयोग से बहुत खुश हैं, और कहीं ना कहीं मेरा सपना पूरा हो रहा है। हाँ, और विद्यालय में कोई भी फंक्शन होता है, एग्जीबिशन होता है, तो बिल्कुल कोशिश करके आती जरूर है। कल भी वो आई थी प्रदर्शनी में, कल वो आई थी। जी। तो सर अब हमारा आखिरी सेक्शन है,
एक सलाह जो आप 18 से 25 साल के युवक को जाननी चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए तो क्या हो? ये आप समाज के अलग अलग क्षेत्र के लोगों से इनपुट लीजिए, जी बात कीजिए। किसी एक आदमी के परामर्श पे आप काम मत कीजिए। आप अलग अलग क्षेत्र के लोगों से परामर्श लीजिए। वो काम मत कीजिए जो लोग बोल रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र से परामर्श लेके उसको अपने मस्तिष्क से, अपने तर्क बुद्धि से, अपने कसौटी पे कसिए और जो आपको अच्छा लगे आप वो काम कीजिए। जी फिर आप कभी पछताएंगे नहीं। जी आप दूसरे का कहा हुआ सीधा फॉलो करेंगे फिर आप पछताएंगे। जी और 18 से 25 साल के बच्चों के लिए सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए। अधिकांश लोगों को उससे दुख मिलता है और दुखांत है, सुखांत बहुत कम लोगों के लिए है। तो सुखांत के तरफ जाने के लिए वो क्या कर सकते हो? अपने पैशन को फॉलो करें। हाँ, अपने पैशन को फॉलो करें और सरकारी नौकरी के पीछे भाग भी रहे हैं तो 2 साल से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप ना दें। वो 2 साल आप एकदम गधे की तरह तैयारी करो, अपना पूरा खून पसीना एक कर दो, खून पसीना एक कर दो, पूरा ताकत लगा दो, लेकिन 2 साल से ज्यादा आप सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए। अगर आप आज 20 साल के होते तो कौन सा रास्ता चुनते हैं? मुझे लगता है कि मैं कोई बैरियर नहीं होता। तो मुझे साइंस पढ़ने की मैं इतना पैशन था कि मैं साइंस पढ़ता और मैं पीएचडी करता, रिसर्च में जाता और साइंटिस्ट बनता। जी जीवन में बड़े सपने देखने का सही तरीका क्या है? मैं इसको इस तरीके से अंत करूंगा। जी गीता का जो श्लोक है, कर्मण्ये वाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो जो लोग बोलते रहते हैं। बिना कर्म के फल नहीं आता है। फल का प्री कंडीशन है कर्म। गीता एक तरीके से ये कहता है कि जो चीज आपके कंट्रोल में है उसके लिए भगवान होते नहीं है, भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं है। और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है भगवान का एग्जिस्टेंस उन्हीं चीजों के लिए। गॉड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर थिंग्स विच आर विद इन योर कंट्रोल एंड विच आर सर्टेन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। गॉड एग्जिस्ट, मैंने जो नास्तिक है उसके लिए तो गॉड होते नहीं है, लेकिन जो आस्तिक है उसके लिए भी गॉड की लिमिटेड एग्जिस्टेंस है उन चीजों के लिए जो आपके कंट्रोल के बाहर है। जी जैसे एक गरीब आदमी, कैंसर हो गया उसके घर में, इलाज की क्षमता नहीं है, वो तुरंत भगवान पे भरोसा करेगा और ये सब चीज भगवान के ऊपर छोड़ देगा। एक अमीर आदमी, उसके यहाँ कैंसर हो गया तो वो क्या करेगा, पहले उसका कीमोथेरापी कराएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, सर्जरी होगी, ये उसके कंट्रोल में, और उसके बाद भगवान पे छोड़ेगा कि अब ठीक कर। वो शुरू से भगवान पे नहीं छोड़ेगा। जो बेसिक चीजें उस पे ऊपर फॉलो करेगा। कोई बोले कि आप तो भगवान में इतने भरोसा रखने वाले हो, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, ये कामों कभी नहीं करेगा। तो जो गीता का जो श्लोक है बेसिकली वो कृष्णा वाचक, कृष्णा बोलते हैं कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे कंट्रोल में है, उसके लिए मैं एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने कृष्णा मैं एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए नेवर एवर लीव योर कर्मा टू मी। अपना कर्म हमारे ऊपर मत छोड़ो, मैं हूं ही नहीं उसके लिए। लेकिन कर्म करने के बाद भी फल आएगा कि नहीं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कितना आएगा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, इसी के लिए तो मैं एग्जिस्ट करता हूं। फल कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो बेसिकली गीता ये बोलता है कि कर्म करो, कितना फल मिलेगा उसकी चिंता मत करो, क्वांटम ऑफ फल की चिंता मत करो, लेकिन फल चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा। तो हमको अपना कर्म आप कीजिए, जो भी आपको फल चाहिए अपना कर्म कीजिए और फल अपने आप उसमें आता रहेगा। जी
सो ड्रीमर, सपना देखना अलग चीज है, ड्रीमर से ज्यादा आपको कर्मयोगी बनना है। आपको एफर्ट्स डालने होंगे, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और जो टारगेट है वो छोटे छोटे स्पेल में रहेंगे। 30 साल बाद वाला टारगेट आज नहीं होगा। अभी आपका अगले 5 साल में आपको क्या करना है, आपको वो सपने देखने हैं, उसका कर्म करो जी। जब वो कर्म अच्छा से होगा, वो पूरा हो जाएगा, फिर आप एक नया सपना उसमें जोड़ लो। जी। जब तक आदमी जिंदा है कुछ न कुछ करते रहना है। परम शांति नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी अशांति लाइफ में जरूरी है जी। वो सपना आपको अशांत रखता है। परम शांति कब मिलती है, जब आदमी परलोक सिधार जब जाता बैकुंठ धाम के लिए चला जाता है। यस, तो लाइफ में परम शांति नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी अशांति रहनी चाहिए जिसके लिए आप काम करते रहे। तो सर अभी जो भी दर्शक देख रहे हैं अगर चंपारण से हो तो उनको अपने बच्चे को वेदांता में ही क्यों पढ़ाना चाहिए, और आप बताना चाहें क्यों डिफरेंट है, कम शब्दों में बताइए। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वेदांता में ही पढ़ाना चाहिए, बहुत सारे स्कूल हैं, बट वेदांता एक बहुत अच्छा स्कूल है। उसके 2-3 कारण। मैं अधिकतर स्कूलों में देखता हूं कि वो रटने वाली विद्या पे ज्यादा जोर दिए हुए हैं, और छोटे क्लास में सिलेबस छोटा होता है जी। तो बच्चे रट के काम चला लेते हैं, लेकिन जैसे ही सिलेबस एक्सपेंड करता है तो लड़खड़ाने लगते हैं। जैसे बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, साइंस में अच्छे हैं, 11th में साइंस ले लिए और फिर चलता नहीं। वेदांता में हम लोग कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस करते हैं कि आपको रटना कुछ भी नहीं है, समझ के पढ़ना है, और समझ के पढ़ेंगे तो आप अच्छा करेंगे। उसके अलावा सेल्फ स्टडी, बच्चे में एक एबिलिटी डेवलप करनी है कि किताब में जो लिखा हुआ है वो पढ़ के खुद समझ सके। क्योंकि जब हायर क्लास में जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये संभव ही नहीं है कि हर चीज आपको कोई टीचर पढ़ा दे। तो जो भी बच्चे ने ये आदत डाली हुई है कि टीचर पढ़ाएंगे तभी मैं समझूंगा, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जिसने ये एबिलिटी डेवलप कर ली है कि किताब में लिखी हुई चीजों को मैं समझ सकता हूँ। तो वेदांता में हम उसमें ये एबिलिटी डेवलप करवाते हैं। तीसरा जो है, जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, वो वेदांता में लोएस्ट है। हम 1 टाइम एडमिशन फी लेते हैं, हर साल एडमिशन फी नहीं लेते। मंथली ट्यूशन फी है। मंथली ट्यूशन फी के अलावा कोई चार्ज नहीं है, डेवलपमेंट चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज नहीं है, स्मार्ट क्लास का चार्ज नहीं जो है, एक कमर्शियल तरीके से और हाँ, स्कूल यूज करते हैं। यूनिफॉर्म नहीं बेचते हैं, किताबें नहीं बेचते हैं, एनसीईआरटी की किताब प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आप बाहर से परचेज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म का कलर वगैरह बता दिया है, आप बाहर से सिलवा सकते हैं। जैसे फुटवेयर है, ब्लैक स्पोर्ट्स शू होना चाहिए, जिस कंपनी का लेना है आप ले लीजिए, जिस दुकान से लेना है ले लीजिए। तो आपके एजुकेशन के हिडन कॉस्ट नहीं है। चौथा, ये सब के बाद यदि बच्चा मेधावी है तो पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। हर क्लास के टॉप 10% बच्चों की फीस सीधे 0 है। अगले 10% का आधा फी माफ किया हुआ है, उसके अगले 10% का 1/4 फी माफ किया हुआ है। यानी हर क्लास के 30% बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसमें टॉप 10% की फी 0 है। तो जो भी पैसा आप खर्च करेंगे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, माने मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी, वो वेदांता पब्लिक स्कूल में मिलता है। कैंपस काफ़ी बड़ा है, ग्रीन कैंपस है, बच्चों को खेलने कूदने की जगह है, दौड़ने की जगह है, वेल वेंटिलेटेड है। तो ये सारी सुविधाएं साथ हैं। में खेलो इंडिया जैसे गेम्स में भी पार्टिसिपेट करता है आपका स्कूल? स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन नया स्कूल है, अभी कोई बड़े गेम में अभी हम लोग पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, हम प्रोत्साहित करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। स्कूल के अंदर जितने कंपटीशन है उसमें हम काफ़ी डाइवर्सिटी रखते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कंपटीशन और एग्जीबिशन होते हैं जो बाकी किसी स्कूल में नहीं होते। जैसे हमने साइंस एग्जीबिशन किया, ये कई सारे स्कूलों में होता है, लेकिन हमने पर्सनालिटी एग्जीबिशन किया।
जिसमें दुनिया की चुनिंदा पर्सनालिटीज के ऊपर बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया। फिर अभी हम लोगों ने स्पोर्ट्स डे किया था। फिर अभी हाल में जिसमें आप सम्मिलित हुए, ग्रेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, उस पे बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया, जहां आदिम युग से लेके और जो सबसे मॉडर्न इन्वेंशन है, डिस्कवरीज हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो नहीं होता तो दुनिया कैसी होती, इस पे बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया। आगे भी ऐसे ही हमने उनके दिमाग को खोलने के लिए, वाइड एक्सपोजर देने के लिए तरह तरह के एग्जीबिशन का प्लान कर रखा है, जिससे बच्चों की लर्निंग काफ़ी फास्ट होती है और उत्तम क्वालिटी की लर्निंग होती जी। तो सर, आज का ये जो पॉडकास्ट है वो आपको मेरे साथ करके कैसा लगा? 2 शब्द बोले था कि मैं भी प्रेरित हूँ, आगे बढ़ूँ। नहीं, मनीष यादव जी ने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न किए। उन्होंने अपना होमवर्क भी किया हुआ है और मेरे बारे में काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। ठीक है। और मुझे ये पॉडकास्ट का सेशन बहुत प्लेजेंट लगा, काफ़ी अच्छा रहा। और उन्होंने मेरे लाइफ जर्नी के करीब करीब हर एक पहलू को टच किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक आप ये पॉडकास्ट एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट जो आप लोगों ने देखा होगा वो बिल्कुल अनफिल्टर चला है, सिलसिलेवार चला है। और मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता हूँ, हमें वही कार्य करने चाहिए जो हमें खुद को भी अच्छा महसूस कराने के साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान निभा सके। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर हम दोबारा भी मिलेंगे और एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, इस पर और हम डीप चीजों पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। शेयर द वीडियो। जय हिंद। नमस्कार।